गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं का 7वां अध्याय विकास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसका नाम है विकास। इसमें हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमने स्वजनन सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है, और जीवोत्व जनन सिद्धांत पढ़ा था और विशिष्ट सृजन सिद्धांत पढ़ा था। इन सिद्धांतों में 3 सिद्धांत पढ़ चुके थे हम। अब चौथा वाला आपका प्रिंसिपल मियां का सिद्धांत और चौथा या 5वां है आपका पिल्लाईवाद का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के आधार पर फिर हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट रहेगा कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो आधुनिक परिकल्पना है जो अभी वर्तमान में चल रही है। तो सबसे पहले हम प्रिंस मियां का सिद्धांत या ब्रह्मांडवाद, ठीक है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो रिसर्च ने 1865 में किया था। इन्होंने हार्नियम 1908 तथा अन्य स्वीकार किया था। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में सूक्ष्म प्रतिरोधी बीजाणु, यानी पूरा ब्रह्मांड है वो सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में जीव कर लिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में सूक्ष्म प्रतिरोधक बीजाणुओं के रूप में जीव बिखरे पड़े हैं। ये सब सजीव बीजाणु आक्रमण किसी ग्रह से पृथ्वी पर चले आए। इन्होंने क्या अपनी भाषा में इन्होंने बताया कि भाई कि पृथ्वी पर अन्य ग्रह से या अन्य पिंड से या उपग्रह से कहीं से भी अनंत सूक्ष्म जीव आए जो पृथ्वी में आकर वास करने लगे। इनका मानना था कि इनका जो आपका पेंसमिया का सिद्धांत, इनके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने और इनका समर्थन भी किया था। एक और थे हार्नियम ने 1908 में इस सिद्धांत को समर्थन भी दिया। फिर क्या होता है, सजीव बीजाणु आक्रमण की किसी ग्रह से आए और पृथ्वी पर आकर अनुकूल परिस्थितियों में उन्होंने अंकुरित होकर जीव में परिवर्तित हो गए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर आए सूक्ष्म जीव और यहाँ वातावरण के अनुकूल परिस्थिति पाकर यह क्या हुए, परिवर्तित हो गए, नए जीवों में परिवर्तित हुए तथा इन्होंने ही बाद में विकसित होकर अन्य जीवों को जन्म दिया। और इन्होंने कहा कि बाद में क्या हुआ, विकसित हुए, अपने शरीर का संपूर्ण विकास किया और विकास करने के बाद क्या हुए, विकास के बाद अपने शरीर को अन्य जीवों में विभक्त हो गए। ऐसे प्रतिरोधक बीजाणुओं को इन्होंने कॉस्मोजोआ, ठीक है, और इन्हें क्या नाम दिया, कॉस्मोजोआ कहा गया तथा इस सिद्धांत को ब्रह्मांडवाद या कॉस्मोजोइक का सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के पक्ष एवं विपक्ष में, ठीक है, अग्रतर्क प्रस्तुत किए गए। कुछ इसके समर्थन में भी आए, कुछ इनके विपक्ष में भी आए। इसमें क्या हुआ, जो पक्ष में तर्क दिया गया 1961 में उल्कापिंड में सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्मों की उत्पत्ति की खोज के बाद ब्रह्मांडवाद के अन्य ग्रहों पर जीवन के प्रमाण मिले। इन्होंने जो उल्कापिंड है 1961 में जीवाश्म की उत्पत्ति में खोजा। इन्होंने उल्कापिंड में जीवाश्म खोजा और इसे इन्होंने क्या माना कि अन्य ग्रहों पर भी जीवों के प्रमाण मिले हैं। भी अंतरिक्ष अनुसंधान में यह स्पष्ट हुआ कि बीजाणु है या जीवाणु अंतरिक्ष में वायु तथा जल रहित वातावरण एवं अति तापांतरों में जीवित रह सकते हैं। इन्होंने क्या कहा, जो जीवाणु है वायु में, जल में और अति तापांतर में भी जीवित रह सकते हैं। विपक्ष वालों ने क्या किया, पक्ष वाले थे, विपक्ष वालों ने कहा, इनका तर्क अंतर्ग्राही आकाश में अत्यंत ठंडे सूक्ष्म एवं विकरणों की उपस्थिति में जैव पदार्थों का बचे रहना संभव नहीं। जो विपक्ष में थे उन्होंने कहा अत्यधिक ताप में, अत्यधिक ठंडे प्रदेश में या ठंडे प्रांत में या ठंडे ग्रह पर क्या उन्होंने बताया कि यहाँ जीवों का जीवित रहना असंभव है, चाहे कोई सूक्ष्म जीव हो या कोई भी जीव। यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर सकता है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई और बीजाणुवाद की उत्पत्ति कैसे हुई तथा ये कहा जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, विपक्ष वालों ने इसे अमान्य कर दिया और ये बोले कि जीव की उत्पत्ति के बारे में निश्चित इसके द्वारा हम नहीं कह सकते कि निश्चित है। फिर क्या आता है, पिल्लाईवाद का सिद्धांत आता है। पिल्लाईवाद का सिद्धांत क्यूबियन ने दिया था, 1826 में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को क्यूबर का सिद्धांत कहा जाता है। क्यूबर के अनुसार पृथ्वी पर समय समय पर पिल्लाई होती है और जिसके फलस्वरूप समस्त चीज समाप्त होते जाते हैं। इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर समय समय पर पिल्लाई का मतलब बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप आदि के आने से क्या हुआ, जीवों का पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना, ठीक है। तो इन्होंने पिल्लाईवाद का, तो इन्होंने क्या समय समय पृथ्वी पर ऐसी पिल्लाई होती रहती हैं, फलस्वरूप समस्त चीज समाप्त हो जाते हैं और पिल्लाई के पश्चात पृथ्वी पुनः अकार्बन पदार्थों की आकस्मिक मिश्रण से जो अकार्बन पदार्थ बनते हैं या बचे रहते हैं
उससे आकस्मिक यानी जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सके उनके मिश्रण द्वारा अकार्बनिक, दो अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण द्वारा नए जीव पदार्थ बन जाता है, और दो नए आकस्मिक कार्बनिक पदार्थों के मिलने से एक नए जीव पदार्थ बनता है। हैकेल ने इसी मत को यंत्रवाद के नाम से प्रतिपादित किया। उनके अनुसार जिस प्रकार किसी पदार्थ के घोल में विशिष्ट दशाओं के अंतर्गत बन जाते हैं, उसी प्रकार आदि पृथ्वी पर विशिष्ट वातावरणीय दशाओं में निर्जीव पदार्थ के घोल के अचानक, ठीक है, अतिजीव रूप में बने रहते हैं। और इन्होंने कहा, क्या कहा कि जिस प्रकार किसी पदार्थ के घोल में विशिष्ट दशाओं के अंतर्गत रवे बन जाते हैं, यानी कोई पदार्थ रहता है, रखा रहता है या बहुत दिनों तक रखा रहता है, आपने देखा होगा कोई दवाई वगैरह है या कोई पदार्थ है बहुत दिनों तक रखे उसमें एक गाढ़ा बना रवे टाइप के बन जाते हैं। इन्होंने कहा ऐसे क्या हुआ, जो आकार्बनिक पदार्थ है बहुत दिनों तक उनमें बन जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर विशिष्ट वातावरणीय दशाओं में निर्जीव पदार्थों के घोल से अचानक, ठीक है, अतिजीव रूपी बने हैं। इनका ये मानना था पिल्लाईवाद का। पर पिल्लाईवाद के बाद आता है जो जीवन की, जो आधुनिक जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक जो संकल्पना है वो किस प्रकार जीवन की उत्पत्ति के इस सिद्धांत को रूसी, ठीक है, जैव रासायनिकवाद यानी अलेक्जेंडर आई ओपिनियस ने 1924 में अपना सिद्धांत दिया। उनके अनुसार देखिए अंग्रेजी जो जीव वैज्ञानिक थे GVM होल्डन ने इनका समर्थन किया, 1829 में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया, ठीक है। ओपिनियस और होल्डन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। ओपिनियस ने अपनी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक थी इनकी द ओरिजिन ऑफ लाइफ, अंग्रेजी अनुवाद 1938 में जीवन की उत्पत्ति परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इस परिकल्पना के अनुसार जीवन की उत्पत्ति संपूर्ण प्रक्रियाओं निम्नलिखित चरणों में बांटी जा सकती है। इन्होंने क्या किया, जो अपनी पुस्तक थी उस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया। पुस्तक कौन सी थी? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस पुस्तक में इन्होंने क्या वर्णन किया कि जो जीवन की उत्पत्ति है हम इसे सीधा नहीं मान सकते, विभिन्न चरणों में धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ, इसलिए अलग अलग भागों में बांटा है। पहला परमाणु अवस्था यानी सबसे सूक्ष्म अवस्था, पदार्थ की वह सबसे सूक्ष्म अवस्था को परमाणु कहा जाता है। परमाणु अवस्था देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व यानी अंतर तारारेखिक धूल के, ठीक है, क्रमिक जो संघनन यानी निहारिका परिकल्पना के फलस्वरूप हुई है। इसने माना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है, ठीक है। जो सघन सूक्ष्म कण थे उनके क्रमिक विकास से के फलस्वरूप आरंभ पृथ्वी में गर्म गैसें कितने ताप पर, जे करीबन 5000 से 6000 सेल्सियस के घूर्णीय पिंड के रूप में थी। जे 5000 से 6000 सेल्सियस घूर्णीय के पिंड के रूप में गैसें वातावरण में थी। इसी पिंड में गैस के रूप में अन्य कई तत्वों के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि उन सभी रासायनिक तत्वों के स्वतंत्र परमाणु थे। और इन गैसों में ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन थी, सल्फर थी, नाइट्रोजन थी, फास्फोरस थी। इन्हों के क्या हुए, रासायनिक तत्वों के स्वतंत्र परमाणु के रूप में जो जैव द्रव्य संगठन में भाग लेने वाले प्रमुख तत्व होते थे। जैसे जैसे इस गैसीय पिंड का ताप कम होता गया, गुण एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके परमाणु भार के अनुसार 3 स्तरों में बट गए और परमाणु भार के अनुसार 3 भागों में बढ़ते चले गए। लौह, ठीक है, तांबा, जिंक, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट आदि भारी तत्वों के परमाणु केंद्रीय भाग में एकत्रित हो गए और उन्हें पृथ्वी को क्रेट या मर्ग की संरचना के माध्यम से, ठीक है, भार के परमाणु जैसे जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन पृथ्वी की क्रोड के ऊपर एक खोल बना लिया। इन्होंने क्या किया, जो वायु का खोल बन गया, विभिन्न गैसों द्वारा खोल बना लिया गया, क्रोड खोल बन गया तथा इसमें हल्के परमाणु ने जैसे जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन आदि ने आदि परमाणुवाद का निर्माण किया। इन्होंने एक परमाणुवाद सिद्धांत दिया। देखिए आगे फिर क्या होता है, अणुओं एवं सरल अकार्बनिक की उत्पत्ति। देखिए इसमें अत्यधिक पहला था परमाणु अवस्था, अब दूसरा आता है आपका अणु एवं सरल अकार्बनिक यौगिक उत्पत्ति। इनकी उत्पत्ति देखिए अत्यधिक ताप के कारण, ठीक है, आदिम वायुमंडल में उपस्थित, आदिम वायुमंडल यानी
पुराने वायुमंडल की बात हो रही है, जब जीव उत्पन्न नहीं थे, ठीक है, जीव उत्पत्ति के पहले की बात हो रही है। आदिम वायुमंडल में उपस्थित हल्के परमाणु, यानी जो सबसे हल्के कण की बात हो रही है, जो उस समय थे परमाणु, जैसे हाइड्रोजन परमाणु अंतरिक्ष में विलीन होते रहे और अंतरिक्ष में क्या हुए, मिलते रहे, धीरे धीरे करोड़ों वर्ष तक धीरे धीरे ताप में कमी आती गई। और क्या होगा, जब हाइड्रोजन के अणु लगातार मिलते रहे वातावरण में, तो ताप धीरे धीरे कम होता गया। इसके साथ साथ स्वतंत्र परमाणुओं ने परस्पर जुड़कर आपस में अपने अपने तत्वों के, ठीक है, अणुओं का ही गठन नहीं किया, और जो एक ही समूह के पदार्थ थे, उन पदार्थों के अणुओं ने आपस में मिलकर भी गठन नहीं किया। इसके कारण अपितु विविध सरल अकार्बनिक यौगिकों के अणुओं का भी निर्माण या उपयुक्त प्रक्रिया के साथ ही अनेक यौगिक ठोस पदार्थों में परिवर्तित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप आदि पृथ्वी के, ठीक है, कड़े स्थलमंडल निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ, कड़ा स्थलमंडल इससे निर्माण होता गया धीरे धीरे। और आदिम वायुमंडल में सर्वाधिक संख्या हाइड्रोजन परमाणुओं की थी, और जो आदिम यानी पुराना वायुमंडल था जीवों की उत्पत्ति, उसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या थी, जिन्होंने सर्वप्रथम ऑक्सीजन की समस्त परमाणुओं के साथ मिलकर क्या किया, H2O का निर्माण किया। H2O यानी जल का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर ही सर्वप्रथम पृथ्वी पर जल का निर्माण किया, और जल के निर्माण के साथ ही ऑक्सीजन का पूर्ण अभाव था। इस प्रकार आदिम वायुमंडल पूर्ण रूप से, ठीक है, अपचायक था, ना कि वर्तमान वायुमंडल की तरह उपचायक, ठीक है। अपचायक यानी ग्रहण करने वाला, उपचायक यानी देने वाला। तो पहले ये अपचायक था, अभी उपचायक है। चूंकि स्थलमंडल का ताप बहुत अधिक था, अतः समस्त जलवाष्प के रूप में वायुमंडल की तक की जो सीमित रहा, ऑक्सीजन के अतिरिक्त हाइड्रोजन परमाणुओं ने नाइट्रोजन परमाणु के साथ मिलकर अमोनिया, ठीक है, का निर्माण किया, और इन्होंने इसके साथ मिलकर क्या, अमोनिया का निर्माण किया। इसके बाद है आपका जो कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति। कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कार्बनिक क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। आपको जो भी कोई समस्या हो विद्यालय में आकर आप मुझसे संपर्क करें, इसके बारे में मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। धन्यवाद।